नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज देर शाम ब्यूनस आयर्स पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति है 13वें सम्मेलन का थीम। प्रधानमंत्री के कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मुलाकातों समेत 25 कार्यक्रम। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में 16% रिजर्वेशन देने से जुड़ा विधेयक पारित। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में रखा था प्रस्ताव। करीब 2 लाख लोगों से बातचीत के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने तैयार की थी सिफारिश रिपोर्ट। मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए 25 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवार भी दे सकेंगे नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर से 1 हफ्ते आगे बढ़ाई आवेदन करने की अंतिम तारीख। कहा, कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए जीएसटी परिषद जैसे संघीय ढांचे की जरूरत। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ज्यादा लाभ के लिए केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के विलय पर जोर। आयुष्मान भारत योजना से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। तेलंगाना में बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज की माफी। छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने का वादा। राजस्थान के लिए कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में बुजुर्ग किसानों को पेंशन, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए मासिक भत्ते का वादा। और अब बात पहली खबर की, जिसमें चर्चा G20 शिखर सम्मेलन की। तेरहवें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना दौरे पर हैं और थोड़ी देर के बाद वो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचेंगे। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति है। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 सत्र होंगे, जिसमें कृषि क्षेत्र, ऊर्जा, ढांचागत व्यवस्था और टिकाऊ खाद्य सुरक्षा समेत कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के पहले सत्र में जनहित सर्वोपरि विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले असर, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कौशल भारत, डिजिटल इंडिया के साथ साथ वस्तु और सेवा कर समेत कई विषयों पर प्रमुख तौर पर बात रखेंगे। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण और धनशोधन के मसलों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का भी आह्वान करेंगे। G20 सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कई और देशों के नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी शामिल है। तो G20 की समिट और भारत का वहां पर रुख और एजेंडा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट SR ताल सर हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो G20 का ये जो सम्मेलन है और जो इसकी थीम दिख रही है और जो मौजूदा हालात अंतर्राष्ट्रीय कहूँ या मसले हैं, क्या बड़ा फोकस रहने जा रहा है? देखिए, G20 का जो मेन मुद्दा रहता है वो आर्थिक विषयों पर रहता है। जब 1998 में बना था तो उस समय एक बड़ी भारी क्राइसिस आई थी। फिर 2008 में इसको समिट लेवल पर रेज कर दिया गया, जब अमेरिका में बहुत बैंक फेल हो गए थे और ऐसा लगता था कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था में बहुत अड़चनें आने वाली हैं। इस समय जो ख़ास अड़चनें हैं या समस्याएं हैं
वो एक तो ये है कि कुछ मल्टीलेटरलिज्म की तरफ से बायलेटरलिज्म की तरफ कुछ देश जा रहे हैं, जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा हो रहा है, यूके भी ब्रेक्सिट कर रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री कुछ इस तरह की बात कहेंगे कि मल्टीलेटरलिज्म तो बहुत अच्छा है, पर उसमें कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, जो देशों के अपने संदर्भ हैं, अपने उनके साथ मिलजुल कर चलने की आवश्यकता है। दूसरा, जो अभी हमने देखा कि तेल के दाम में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, देखिए $80 तक पहुंच गया, अभी वो 60 पर आ गया। उससे बहुत सारी देशों की आर्थिक नीतियों को, आर्थिक व्यवस्था को बहुत ही झटका लगता है और प्लानिंग में बहुत दिक्कत होती है। उस पर कुछ बातचीत होगी। एक जो बड़ा अहम मुद्दा बाद में आने वाला है कि फ्यूचर ऑफ वर्क, जो डिजिटलाइजेशन जिस तरह बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, उसमें कुछ काम, कुछ वर्क, कुछ एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा और कुछ नया जनरेट होगा, कुछ नए आयाम खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। पर उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कम जैसे भारत के लिए, जिसकी एक बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, सबको जॉब चाहिए, एक वो रास्ता है। तीसरा, प्रधानमंत्री का और जो हमारे देश के लिए एक विशेष मुद्दा है कि टेरर फाइनेंसिंग, उसमें करप्शन, जैसे कि हमारे यहाँ जो करोड़ों लाखों करोड़ का घोटाला करके लोग इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और वहाँ सालों मुकदमे चलते हैं और कोई फैसला नहीं होता। तो कुछ देश इस तरह से एक इन भगोड़ों को अपने यहाँ पे शरण दे रहे हैं। तो एक ये मुद्दा हमारे लिए बहुत प्रमुख है। टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, वो मुद्दा बहुत प्रमुख है। सोलर अलायंस की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पर भी बात होगी। और दूसरा, प्रधानमंत्री हमारे हमने जो अपना अचीवमेंट किया है, जो इनिशिएटिव नए लिए गए हैं, जैसे ये जो आरोग्य आयुष्मान भारत, ये कि कितनी बड़ी कवरेज हेल्थ की है हमारे लोगों के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए, वो शायद विश्व में बेमिसाल होगी। और जिस तरह जनधन योजना और तरह तरह की योजना, मुद्रा योजना से एक बहुत बड़े नंबर को इस विकास की दिशा में लाया गया है, ये एक एग्जाम्पल है, एक बड़ी सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री उसके बारे में दुनिया को अवगत कराएंगे। क्योंकि जो मुख्य बैठक है और जो एजेंडा, उससे अलग इसमें कई और जो साइड मीटिंग्स हैं, कहा जा रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके नज़रिए समझना चाहूँगा वो क्या बैठकें हैं। और क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हम सुन रहे हैं कि साइड मीटिंग्स कहीं मुख्य एजेंडे से ज़्यादा महत्वपूर्ण कहीं हो सकती हैं। इस समय दुनिया की निगाह शायद साइड मीटिंग्स पर अधिक है। भारत जिसमें रहेगा वो तो एक ब्रिक्स की एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी, उसमें भारत प्रधानमंत्री रहेंगे। एक शायद CIS की, मतलब चाइना, इंडिया, रशिया, उसकी भी एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। भारत, हमारे प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी मीटिंग, मैं समझता हूँ उसका भी बहुत महत्व है। एक और मीटिंग जो है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच में होगी, उसमें द्विपक्षीय के बाद एक त्रिपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया गया है। मैं समझता हूँ कि आजकल जो इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहा है, उस सब के संदर्भ में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी। और दुनिया की निगाहें तो जो मीटिंग राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में होगी, उस पर भी बहुत लगी हुई हैं। और ओवरऑल अगर हम साइड मीटिंग या मुख्य बैठक समिट की बात करें, हमारी नज़रें या हमारा गोल इस पूरी बैठक के बाद कहाँ पर है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि आर्थिक नीतियों में और G20 की जो खास मीटिंग होगी, उसमें तो एक दिशा मिलेगी, जो कि आगे किस तरह जो नए नए संकट आ रहे हैं, जो नए नए इश्यूज आ रहे हैं, उनको किस तरह सब मिलके समाधान करें। मेरे ख्याल से ये दिशा ज़रूर निकलेगी। पर हमें प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होगी, उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि सही सिग्नल चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग दें, जिससे कि नीचे जो वहाँ की आर्मी है और जो भी है, वो लोग ऐसा कोई रास्ता ना अख्तियार करें जिससे कि भारत को कोई मुश्किल आए। और मैं समझता हूँ कि पता नहीं इस तरह की बात होगी कि बॉर्डर पे अभी बात हुई है, एक और राउंड टॉक्स हुआ है, हमारे NSA श्री अजित डोभाल गए थे। तो माहौल इस समय अच्छा है, कोई भारत और चीन के बीच में इमीडिएट इशू नहीं है,
और मैं समझता हूँ कि आगे के लिए ये दोनों नेता ऐसी दिशा अपनाएंगे जिससे कि दोनों देशों के बीच में सौहार्द और बढ़े और कोई बदमज़गी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए और बहुत विस्तार से समझाने के लिए कि असल में मुख्य एजेंडा क्या है, हमारी नज़रें कहाँ पर हैं और दुनिया किस पर फोकस करने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। देखिए विशेष मेरे साथ शाम 7:30 बजे। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। और अब बात विधानसभा चुनावों की। राजस्थान में मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने राजस्थान के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसानों की बात है, मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, बेरोजगारी भत्ता है, बुजुर्ग किसानों को पेंशन और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको शामिल किया गया है। बीजेपी के गौरव संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस ने भी राजस्थान के लिए अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई और नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, बुजुर्ग किसानों को पेंशन और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन के अलावा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। गरीबों को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं दिए जाने का भी वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके साथ ही राज्य में नई उद्योग और पर्यटन नीति बनाने का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है कि किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुआत करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थान में मिलेगा। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि हम जो महिलाएं हैं राजस्थान प्रदेश में, जो लड़की पैदा होगी उसके पैदा होने तक और जब तक वो पढ़ाई करना चाहे सारी पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पढ़ाई में आगे और आएँ। राजस्थान संभवतः शायद पहला प्रदेश होगा जहां महिलाओं की सारी एजुकेशन राजस्थान सरकार वहन करेगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बंद विश्वविद्यालयों को फिर खोला जाएगा। हमारा वो कमिटमेंट भी है कि पिछली सरकार की योजनाएं, चाहे वो रिफाइनरी की हो, चाहे वो मेट्रो की हो, चाहे ब्रॉडगेज की हो, आदिवासियों में जो जो काम उस वक्त में हमने शुरू किए थे वो काम सब करने का हम प्रयास वहां पर पुनः प्रयास शुरू करेंगे। राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के चुनावी समर में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और अब दलों का प्रचार भी चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज राजस्थान के करौली, नादौती और जयपुर में चुनावी सभाएं की। अमित शाह ने फिर से बीजेपी सरकार बनाने के लिए जनता से वोट देने की अपील की और वसुंधरा राजे सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि उन्होंने कई ऐसी अहम स्कीम्स को लागू किया है जिससे राजस्थान में महिलाओं को, खासतौर पर बेटियों को लाभ पहुंचा है। आपके शासन में इस देश के 60 करोड़ लोगों तक बैंक का अकाउंट नहीं था।
बैंक का अकाउंट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 6 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। 13 करोड़ जच्चा और बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ और उच्च गुणवत्ता के बीज मुफ्त में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। साथ ही राज्य के युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप, 7वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्राओं को मुफ्त में साइकिल की बात है। प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता को सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिए जाने का वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र में राज्य के सरकारी अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल किए जाने का वादा शामिल है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि सरकार बनते ही घोषणा पत्र में कही गई बातों को जल्द लागू किया जाएगा। భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ముందు కూడా ఒక చక్కటి ఒక పూర్తి అధ్యయనంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ప్రజా మేనిఫెస్టో, ప్రజల గొంతుకల నుండి పుట్టుకొచ్చిన మేనిఫెస్టో, 4.5 కోట్ల ప్రజల ఆశలను ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించే ఒక అభివృద్ధి సాధక ఇది मैनिफेस्टो। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में आज 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए कई योजनाओं के लिए फंड मुहैया किया, लेकिन राज्य सरकार ने उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी की सरकार बनने पर सभी वर्गों के लिए सरकार काम करेगी। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के चीफ मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का डिवीजन होने के बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 नई स्टेट्स बनाई थी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तीनों स्टेट्स तेजी के साथ डेवलप कर रहे हैं और डेवलप्ड स्टेट्स की क्यू में आकर आज खड़े हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो यहां का डिवीजन किया है आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, तो उस डिवीजन के बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी तेलंगाना के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने शमशाबाद में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन और शिक्षकों के साथ एक बैठक की और उसे संबोधित किया। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने पर अपना रुख दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी मान्यता प्राप्त निजी संस्थान के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने पारगी और हैदराबाद के करीब चेलेवला में रोड शो भी किया। If the Prime Minister of India can forgive 3,50,000 crores of 15 people, the richest people in the country, then he should be ready to forgive the loan of India's farmers. They are favoring larger corporate institutions, and they are harming the institutions that have been set up by thousands and thousands of entrepreneurs like yourself. जम्मू कश्मीर में आज पंचायत चुनाव के 5वें दौर के लिए वोट डाले गए। इस चरण में 71% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। जम्मू डिवीज़न में 85% से ज़्यादा वोट पड़े हैं। वहीं कश्मीर डिवीज़न में 33% से ज़्यादा मतदान हुआ। इस दौर में 541 सरपंच हलकों के लिए 1209 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा 4297 पंच वार्डों के लिए 4723 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1 दिसंबर को 6ठे चरण की वोटिंग होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने CII स्वास्थ्य सम्मेलन में शिरकत की और इस मौके पर
उन्होंने कहा कि जीएसटी की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र के लिए संघीय ढांचे की जरूरत है, जिससे राज्यों को इसका तेजी से फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सभी योजनाओं को लोगों के लाभ और भारत को स्वस्थ बनाने के लिए विलय किया जाना चाहिए। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार हुआ है। There are two other areas which eminently require federal institutions of this kind. The GST was constitutionally provided for. Those areas are not constitutionally provided for. But political maturity can impose on governments to try that experiment. One is healthcare and one is agriculture. The states are spending on healthcare, the center is spending on healthcare. The states have their scheme, the central has its scheme. The states have their hospital, the center is also establishing institutions of excellence across the states. We are doing Ayushman Bharat, they also have parallel schemes. All this needs to be merged so that the benefit of these merged resources now starts falling to the benefit of the patient population of the country. Obviously, it will be implemented through the states with the central coordinating it. And if you have a federal institution, ultimately this is not a turf issue, is my scheme better than your scheme? It's essentially a welfare issue, whether the patients in my state are better than the patients in another state, whether they have more facilities. Every state would stand to benefit if this coordination through such a federal institution actually came up between the center and the states. And I think the federal institution experiment of the GST having succeeded, healthcare is an area where there would be the least resistance because it's a welfare targeting programs where we can move significantly a long way in making sure that India remains healthier. मराठा समुदाय को रिजर्वेशन देने से जुड़ा विधेयक आज महाराष्ट्र विधानसभा से आम सहमति से पास हो गया, जिसमें मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण की बात है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधेयक को पास करने में विपक्ष को सहयोग के लिए शुक्रिया किया। आरक्षण का फायदा मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े लोगों को मिलेगा। विधेयक पेश करने से पहले सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक्शन टेकन रिपोर्ट को सदन में रखा, जिसमें मराठा समुदाय को रिजर्वेशन देने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 38% मराठा समुदाय गरीबी रेखा से नीचे और 93% परिवारों की सालाना आय 1 लाख से भी कम है। महाराष्ट्र में 30% मराठा आबादी है जो लंबे समय से नौकरी और शिक्षा में रिजर्वेशन की मांग कर रही है और इसके लिए जुलाई और अगस्त में आंदोलन भी हुए थे। कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले पर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से कई किसान संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज भी कई राज्यों के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। किसानों ने कहा है कि वो कल रामलीला मैदान से संसद भवन तक मार्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को नीट की परीक्षा देने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश भर में अगले साल एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पर लागू होगा। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को ये निर्देश भी दिया कि वो नीट परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दे ताकि छात्र फॉर्म भर सकें। नीट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख शुक्रवार को यानी कल खत्म हो रही थी और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। इस मामले में अलग अलग राज्यों के छात्रों के समूह ने नीट परीक्षा के लिए ऊपरी उम्र सीमा तय करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती दी थी। आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क का पूरी तरह सफाया करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के बीच व्यापक सहयोग की जरूरत बताई है। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि तन्मय लाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और एससीओ के बीच सहयोग का सकारात्मक असर
क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, पारगमन और ऊर्जा संबंध और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर पड़ेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस साल मिलने वाली 3 बिलियन US$ की रक्षा सहायता राशि रोक दी है। अमेरिका ने यह कदम पाकिस्तान का आतंकी संगठनों पर लगाम न लगा पाने के कारण उठाया है। आपको बता दें कि यह रकम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस महीने 1.3 बिलियन US$ की रकम रोकने की घोषणा से कहीं अधिक है। वहीं पिछले हफ्ते अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी पाकिस्तान को 1.66 बिलियन US$ की सहायता राशि रोकने की घोषणा की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अमेरिका को मूर्ख समझता है और पिछले कई वर्षों से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर अमेरिका लगातार पाकिस्तान को फटकार लगाता रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।